आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे छंद। छंद क्या है? छंद, इसका नाम पिंगल भी है क्योंकि इसके रचयिता आचार्य पिंगल है, जिन्होंने इसे छंद को पिंगल शास्त्र नाम दिया है। छंद का लक्षण है, पहचान है कि काव्य या कविता में, अर्थात जब किसी काव्य या कविता में लय, गति, आरोह, आरोह माने चढ़ाओ, अवरोह माने उतराओ, आरोह अवरोह आदि के लिए जिन तत्वों का प्रयोग किया जाता है वे छंद कहलाते हैं। अब बच्चों, ये छंद वर्णों, शब्दों और मात्राओं से संबंधित है, क्योंकि काव्य में जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वही शब्द हमारे वर्ण, मात्राओं और व्यंजनों के आपस में संयोजन से बनते हैं। तो छंद में मात्राओं और वर्णों का क्रम एवं संख्या निश्चित होती है। यह निश्चित संख्या ही उस काव्य को गति या लय प्रदान करती है। जैसे मान लो कबीरदास का दोहा है, गुरु गोविंदो खड़े काके लागो पार, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। तो यह छंद है। अब छंद क्या है? ये हमने इसे नाम दिया दोहा छंद है। क्यों? क्योंकि इसके प्रत्येक पंक्ति में हर पंक्ति के बोलने का तरीका अलग है। ये लय है, इसकी गति, जब हम इसे वाद्य यंत्रों के साथ, संगीत के साथ गाते हैं तो वह गति है। ठीक, आरोह, जब पंक्ति को ऊपर चढ़ाया जाता है, अवरोह, जब पंक्ति को ऊपर से नीचे की ओर उतारा जाता है। छंद के आदि माने प्रथम कवि आचार्य पिंगल है, अतः छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहते हैं। वैसे तो बच्चों छंद के 6 अंग होते हैं, लेकिन उन 6 अंगों को हम आपकी सुविधा के लिए यहाँ 4 अंगों में विभाजित करते हैं। पहला अंग है चरण, दूसरा मात्रा और वर्ण, तीसरा यति और गति, और चौथा है तुक। अब पहला चरण समझते हैं। पहला अंग है चरण। कोई भी काव्य पद या कविता कम से कम 4 पंक्तियों की होती है। किसी भी कविता में कम से कम 4 लाइनें होती हैं, 4 पंक्तियाँ होती है। तो उस 4 पंक्तियों के समूह में से उसकी प्रत्येक पंक्ति ही उस काव्य या कविता का चरण या पाद कहलाता है। पाद माने पैर, क्योंकि पद 4 पंक्तियों से युक्त होता है, तभी तो वो पद कहलाता है, क्योंकि उसमें 4 पाद यानी पैर होते हैं। वे 4 पैर ही 4 चरण कहलाते हैं। कुछ छंदों में पहला व तीसरा चरण सम यानी समान मात्राओं का, दूसरा और चौथा चरण विषम अर्थात उनके ठीक विपरीत अलग समान मात्राओं का होता है। जैसे दोहा छंद है, सोरठा छंद है, इसमें आप पढ़ते हैं कि पहला और तीसरा 13-13 मात्राओं का, दूसरा और चौथा 11-11 मात्राओं का। अतः इसी प्रकार के चरण जिनमें पहला और तीसरा सम यानी समान मात्राओं का, दूसरा और चौथा विषम अर्थात इसके तुरंत विपरीत समान मात्राओं का होता है। चरणों के आधार पर ही मात्राओं की गणना या मात्राओं की गिनती छंद की पहचान करती है। अर्थात हम चरण में निर्धारित मात्राओं के आधार पर ही उस छंद को नाम देते हैं, उस छंद को की पहचान करते हैं। अब दूसरा इसका अंग है मात्रा, वर्ण या गण। अब मात्रा क्या है? मात्रा यानी समय। किसी काव्य या कविता के शब्दों में हरस, हरस जिसे आप छोटी ई की मात्रा छोटा है ना, ऊ की मात्रा बोलते हैं, इन्हें हरसु बोलते हैं, और दीर्घ 2 प्रकार के वर्णों का प्रयोग होता है। इन वर्णों के उच्चारण में लगने वाला समय मात्रा कहलाता है। इन मात्राओं के भी 2 भेद होते हैं, लघु और गुरु। लघु अर्थात छोटा, जैसा कि इसके नाम से ही पता है, लघु माने छोटा,
जो वर्ण अ अंत वाले होते हैं, जिसके अंत में अ होता है, जिसे संस्कृत में अकारांत बोलते हैं, वे ह्रस्व मात्रा वाले कहलाते हैं। ये ह्रस्व मात्रा वाले वर्ण जैसे ई, छोटी ई, ऊ, ये छोटा ऊ की मात्रा है, होते हैं। इनके उच्चारण में कम समय लगता है। वह समय एक मात्रा का समय कहलाता है। इसका चिन्ह ये आपकी एक पाई या खड़ी लाइन है, ये लघु मात्रा कहलाती है। दूसरा है गुरु। जिन वर्णों के उच्चारण में लघु मात्रा से दुगुना अर्थात इससे डबल समय लगता है तो वह कहलाती है गुरु मात्रा। ठीक है। अब गुरु मात्रा कहते हैं, गुरु माने जो है, जो महान है, वह गुरु है। गुरु का जो चिन्ह है वो अवग्रह आ की तरह से, ये अवग्रह बोलता है, जिससे आप एस बोलते हैं। कहीं कहीं आप इसे अड़य बोलते हैं, ये अड़य और एस नहीं है, ये अवग्रह है, इसे अ बोलते हैं। ये गुरु मात्रा का चिन्ह है। इसकी गणना 2 मात्राओं में होती है। अब गुरु मात्रा के नियम देखो बच्चों, कि गुरु मात्रा के नियमों में क्या है? गुरु मात्रा के नियम कि दीर्घ स्वर जो बोले जाते हैं, अर्थात आ, बड़ ई, ऊ, संयुक्त स्वर जैसे ए, ऐ, ओ, औ, ये संयुक्त वर्ण कहलाते हैं। इनसे पूर्व के वर्ण, अनुस्वार वाले वर्ण, विसर्ग वाले वर्ण जैसे प्रातः एवं कभी कभी चरण की पूर्ति करने के लिए अंत में भी गुरु मात्रा लगाते हैं। ठीक है। अब इन मात्राओं का एक निश्चित क्रम ही गण कहलाता है। मात्राओं के समूह को वर्ण कहते हैं, और जब 3 मात्राओं का एक समूह बनाया जाता है तो वह गण कहलाता है। इस गण को समझने के लिए हमारे पास यह सूत्र है, यमाता राजभान सलगा, अर्थात यमाता राजभान सलगा। अब इस सूत्र के अनुसार आप एक गणितीय तरीके से भी इन वर्णों की गणों की पहचान कर सकते हैं। जैसे इस सूत्र का पहला अक्षर है य, तो य से बना यगण। यगण की मात्राएं हैं या माता, ये 3 शुरू के शब्द लिए, इन तीनों को जोड़ के एक शब्द बनाया हमने, यमाता। इसमें य लघु मात्रा है, माँ गुरु मात्रा है, ता भी गुरु मात्रा है, तो एक लघु 2 गुरु, इससे यगण की पहचान है। इसी प्रकार मगण, इसमें पहला यह छोड़ दिया, आगे के 2 अक्षर के साथ एक अगला बढ़ाया, माँ तारा, तो इसमें 3 गुरु हो गए। इस प्रकार से बच्चों हमारे 8 गण होते हैं। मगण के बाद तगण, इसी प्रकार रगण, जगण, भगण, नगण और सगण। अब इसके बाद अंत में रह जाता है लगा। अब लगा का अर्थ क्या है? लघु और गुरु, ये गण कहलाते हैं। इन गणों पर आधारित जो छंद कहलाएंगे वह वाणिक छंद कहलाएंगे। छंद के 2 भेद होते हैं, मात्रिक और वाणिक। जो आपने मात्राओं का वर्णन सुना था मात्रिक छंद, जो आपने गणों का वर्णन सुना था गण के आधार पर वर्ण है, तो ये वाणिक छंद। अब तीसरा अंग आता है हमारा यति गति। अब यति गति क्या है? यति माने रुकना। जब किसी काव्य को पढ़ते समय हम बीच बीच में रुकते हैं, चाहे वो अल्प विराम है, चाहे वो पूर्ण विराम है, या 2 लाइन डली रहती हैं सम विराम है, तो जब काव्य के बीच बीच में अल्प विराम, पूर्ण विराम और सम विराम के चिन्हों से रुका जाता है, रुकते हैं या गति को नए लय प्रदान करते हैं, वह रुकने की स्थिति यति कहलाती है। किसी काव्य पद को लयबद्ध करते हुए अर्थात लय से गाते हुए उसमें आरोह अवरोह गाने जैसी पद्धति उत्पन्न करने के लिए जब हम बीच में रुकते हैं तो यति है, और उस आरोह अवरोह के क्रम से जब हम गाते हैं तो वह गति है। अब अंतिम इसका अंक है तुक।
तुक क्या है? काव्य पद के प्रत्येक चरण में जो अंतिम वर्ण हैं वे पद का प्रभाव बढ़ाते हैं। अब ये जो अंतिम वर्ण है जब वे समान उच्चारण के साथ ध्वनि उत्पन्न करते हैं तो वह तुक कहलाती है। जैसे आप हनुमान चालीसा देखिए, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अब आपने पहले देखा रावण की आवर्ती थी शुरू की 2 चौपाइयों में, बाद की 2 चौपाइयों में या के रा के बाद माँ की जो आवर्ती थी। इस कारण से इसके अंतर्गत क्या हुआ, ये हमारा तुक कहलाया। अब इसी के आधार पर छंदों के भेद, अब छंदों के भेद हम देखेंगे आगे कि छंद 2 प्रकार के होते हैं। ये भी आपने अभी पढ़ा। कौन से 2 प्रकार के होते हैं? जो मात्राओं पर आधारित है वे मात्रिक छंद हैं, जो वर्णों पर आधारित है वे वर्णिक छंद हैं। मात्रिक छंद जिस छंद में मात्राओं की गणना माने गिनती, छंद की पहचान होती है, अर्थात छंद के प्रत्येक चरण में मात्राओं का निश्चित क्रम होता है, वह मात्रिक छंद कहलाता है। मात्रिक छंद के भेद, मात्रिक छंद 3 प्रकार के होते हैं, सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक और विषम मात्रिक। आज हम पढ़ेंगे इसमें सममात्रिक। सम माने समान, मात्रिक माने मात्राएं, छंद जिस छंद के चारों चरणों में, अब 4 क्यों कहे? आपने शुरू में पढ़ा था ना कि काव्य का अंग चरण, कोई भी काव्य पद कब पूरा माना जाता है? जब उसमें 4 पंक्तियां होती हैं और वे चारों पंक्तियां काव्य में होने के कारण चरण बोली जाती हैं। तो जिस छंद के चारों या सभी समान चरणों में समान मात्राएं होती है, अर्थात प्रत्येक चरण में पहले चरण में जितनी मात्रा, दूसरे में उतनी मात्रा, तीसरे में उतनी मात्रा, चौथे में उतनी मात्रा, तो समान मात्राएं होती है, वह सममात्रिक छंद कहलाता है। जैसे चौपाई छंद। अब बच्चों हम यहाँ पर चौपाई छंद पढ़ेंगे। चौपाई छंद देखिए कि चौपाई छंद के अंतर्गत हम क्या देखते हैं कि वह छंद जिसके चारों चरण समान होते हैं, ठीक है, जिसमें प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं और अंत में यदि 2 गुरु और लघु हों तो ज़्यादा अच्छा होता है, वह चौपाई छंद कहलाता है। कैसे? ये आप देखो उदाहरण में समझेंगे। आपके पास उदाहरण हो गया है चौपाई छंद का कि निरखी सिद्धि साधक अनुरागे, सहज सनाह सराहन लागे, होत न भूतल भाव भरत को, अचर सचर चर अचर करत को। अब इन पंक्तियों में आप देखिए मात्राएं किस तरह से आपको स्पष्ट करती है। निरखी, न पे छोटी की मात्रा, र पे छोटी की मात्रा। अब र पे कोई मात्रा नहीं है, ना पे छोटी की मात्रा है, तो ये लघु मात्रा है। लघु यहाँ लगी, यहाँ भी लघु लगी, यहाँ भी लघु लगी, क्योंकि छोटी ही की मात्राएं हैं। सिद्ध, अब ये आधा अक्षर आ गया ध, धा की मात्रा दा पे ना लगकर स पे लगेगी, तो ये गुरु हो जाएगा। ये हो गया देखो गुरु की सी, ध पे ए होगी, सिद्ध। सा दीर्घ मात्रा है, 2 हो गई, ध पे 1, क पे 1, अ पे 1, न पे छोटे ऊ की मात्रा है तो 1, रा पे 2 गुरु मात्राएं, गे पे भी 2 गुरु मात्राएं। तो अभी ना हम यदि काउंट करते हैं, गिनते हैं, तो ये 16 मात्राएं कहलाती हैं। 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 3 13 और 3 16। इसी प्रकार से इस आगे के चरण में भी 16 ही मात्राएं हैं। अब बच्चों चौपाई में चारों चरणों में ही मात्रा लगानी अनिवार्य नहीं है। जैसे आपने ऊपर लगाई वैसे ही नीचे के 2 चरणों में है, क्योंकि समान मात्राएं हैं चारों चरणों में। तो पहला चरण, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये चरण होंगे आपके, क्योंकि समान मात्राएं हैं। तो इसका स्पष्टीकरण लिखेंगे। उपर्युक्त छंद में 4 चरण हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं और अंत में 2 गुरु मात्राएं हैं, अतः यहाँ पर सममात्रिक चौपाई छंद है। इस प्रकार से बच्चों हमारा आज यह एक छंद का परिचय और परिचय के साथ चौपाई छंद की परिभाषा, उसका लक्षण, उदाहरण स्पष्ट हुआ।